हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं वो और जो सेकंड ईयर के हैं वो स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, क्योंकि सीटेट में जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है और इसका आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से जो भी अब जो सीटेट में क्वेश्चन आने वाले हैं सिचुएशन बेस्ड, उनको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और ये मेरी पूरी गारंटी है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका जो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। जैसे कि आप सबको पता है कि हम बच्चों को स्कूल में मोरालिटी सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। अरे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर दो थ्योरीज आती हैं। एक होती है कि पियाजे ने क्या बोला है नैतिक विकास के बारे में, और कोलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में क्या अपने विचार दिए, क्या थॉट्स दिए हैं, उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम पियाजे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं नैतिक विकास की, कि एज और मेंटल लेवल के अनुसार हमारे सही और गलत करने के निर्णयों में चेंज होता रहता है। मीन्स कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का और 5 साल का बच्चा ले लो और 10 साल का बच्चा ले लो, उनके जो थॉट होंगे वो अलग अलग होंगे और किसी भी चीज़ को ये सही है गलत कहने में उनका जो माइंड का प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका माइंड का विकास होता है और सेम उसी तरीके से वो किसी भी सिचुएशन में राइट और रॉन्ग को अपनी एज के अकॉर्डिंग डिफाइन करता रहता है। जैसे जैसे बड़ा होगा वो उसमें जो है समझ विकसित होने लग जाती है, तो उसके बारे में बोला है। तो उसी तरीके से आपका जो है ये मोरल डेवलपमेंट होता है। नैतिक विकास का सामान्य अर्थ बच्चों और किशोरों या वयस्कों में उचित तथा अनुचित एवं गलत व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता से ही होता है। एक यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में जो परिवर्तन आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके सोचने की क्षमता में परिवर्तन आता है, उसी को हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। कैसे आपकी मोरालिटी का विकास हो रहा है, कैसे आप बचपन से लेकर किशोरावस्था में आपने कैसे चेंजेस किए हैं अपनी थिंकिंग में, कि आप किसी चीज़ को सही और गलत किस तरीके से, किस मापदंड से आप डिसाइड करोगे कि इस सिचुएशन में अगर किसी ने चोरी की है तो वो सही किया उसने या गलत किया, वो सब आप कैसे डिसाइड करते हो। आपकी जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग आप चेंजेस आते रहते हैं आपके बिहेवियर में, आपके माइंड में, उन सब से आपका जो है ये डिसाइड होता है कि कोई चीज़ सही है या गलत है। ओके, तो सबसे पहले जीन पियाजे हैं, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट में जो थ्योरी दी थी अपनी वो 1928 के आसपास दी थी। 1932 में मोरल जजमेंट शब्द दिया, किसने दिया? ये जीन पियाजे ने। जैसे सोचते समझने की निश्चित क्रम है, कि जैसे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया कि सबकी एक एज होती है किसी भी चीज़ को सोचने समझने की, सेम वैसे ही इन्होंने बोला कि नैतिक विकास में भी जो है यही चेंजेस होते रहते हैं एज के अकॉर्डिंग। बच्चे की जो थिंकिंग है चेंज होती है, उस हिसाब से वो सही गलत बताता है। फिर नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर कैसे निर्भर करता है कि आपको जो है स्टेजेस बता रखी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 13 जो एजेस हैं, उसमें जो है पियाजे ने बताया कि एक छोटे बच्चे की थिंकिंग कैसी होती है और वो कैसे चीज़ों को सीखता है। सेम वैसे उन्होंने इसमें भी बोला कि जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस तरीके से होगा वैसे वैसे उसके जो नैतिक विकास में भी चेंजेस होते रहते हैं। अब इन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा है हम देखते हैं। जो पियाजे हैं उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को 2 स्टेजेस में दिया है। एक होता है हेट्रोनोमस, जो कि 2 से 8 ईयर के बच्चे इसमें ऐड किए जाते हैं, और एक होता है ऑटोनोमस 9 to 11 और उसके आगे के बच्चे। ठीक है, अब देखो हेट्रोनोमस है परायत्त और ऑटोनोमस है स्वायत्त विकास का स्तर। अब इसमें क्या होता है, हेट्रोनोमस में आप देख लो 2 to 6 के 2 to 8 क्लास जो एज के बच्चे हैं वो हैं। तो इस एज के बच्चे क्या करते हैं कि इनका थिंकिंग होता है कि जो मम्मी पापा कह रहे हैं वही सारी चीज़ें सही होती हैं, जैसे वो कहते हैं हमें वैसे ही करना चाहिए। अगर हमने गलत किया है तो हमने गलत उनके अगेंस्ट काम किया है तो हमने गलत किया है, भले वो काम अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, उनका बस एक मोटिव रहता है कि जैसा पेरेंट्स कह रहे हैं वही सब सही होता है, बाकी सब गलत होता है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो ये गलत बात है और फिर हमारी पिटाई होगी, इसलिए हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये थिंकिंग होती है इस एज में, 2 से लेकर 8 साल के बच्चों में। वहीं 9 से लेकर 11 और फिर उसके आगे आप देखोगे कि बच्चे का मानसिक विकास होता है, तो वो सोचने लगता है कि नहीं, हम सिचुएशन पे निर्भर करता है कि किसी ने चोरी की तो वो क्यों की, और फिर वो अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि हाँ उसने सही किया है गलत किया। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसको उसके पास पैसे नहीं है तो और उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी है,
तो उसने चोरी की, तो यहाँ पे एक क्या निकल के आता है कि उसकी एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से उसको चोरी करनी पड़ी। तो यहाँ पे जो इस एज के बच्चे हैं वो बोलेंगे कि हाँ ये राइट है, ये राइट है। क्यों? क्योंकि उसकी सिचुएशन ही ऐसी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो खाएगा कैसे, इसलिए उसने चोरी की। तो ये इस वाली एज के बच्चे बोलेंगे ठीक है ये उसने सही किया। लेकिन वहीं आप इस एज के बच्चे से पूछोगे तो इनका माइंड अभी उतनी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है, तो ये बोलेंगे कि नहीं ये रॉन्ग है, आप किसी भी सिचुएशन में रहो, आपने चोरी किया है तो वो गलत ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स उस पर आपको डांटेंगे और चोरी करना गलत बात होती है। इस एज के बच्चों को यही सब सिखाया जाता है ना, तो उस हिसाब से ये अपने आंसर देंगे। हाँ, तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसको डिफाइन करके अच्छे से कि ये फर्स्ट है कि दूसरों की इच्छा पर हमारा निर्णय लेना। जैसे पेरेंट्स की इच्छा पे ही हमारा जो है निर्णय डिसाइड होता है 6 से 8 साल के बच्चों का। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है 9 to 11 में कि बच्चा खुद से निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नियम निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील एवं दृढ़। इसमें क्या बच्चे के माइंड में होता है कि मम्मी पापा ने जो बोल दिया वो नियम एकदम वैसे के वैसे रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें बच्चे बोलेंगे कि नहीं, नियम और जो परिवर्तन है कर सकते हैं हम नियम में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने गेम्स में ही देख रखा है कि बच्चे खुद से गेम को क्रिएट कर लेते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन वो खुद ही चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर इस एज के बच्चे हैं जो अगर खो खो है तो जिस तरीके से खो खो खेला जाता है वही खेला जाएगा। बैट बॉल जिस तरीके से खेली जाती है उस तरीके से खेला जाएगा, उसमें जो रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें बच्चे खुद से रूल बनाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने जो भी विचार है उसको चेंज करते रहते हैं। फिर इसमें बच्चा आदर्शवादी है, मतलब सबके सामने बड़ा अच्छा सा बन के रहेगा। और इसमें है प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी वो होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने नियमों में चेंजेस करते रहते हैं। उसके बाद थर्ड है कि ये इस एज के बच्चे जो नियमों पे प्रश्न नहीं उठा सकते, जबकि 9 to 11 वाले बच्चे जो हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे। फिर सर्वव्यापी न्याय, ये चाहते हैं कि मतलब हर तरीके से हमेशा जिस तरीके से न्याय होता है उसी तरीके से हो, लेकिन ये खुद डिसाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में हमें कैसे तरीके का न्याय करना चाहिए। उसके बाद होता है दैविक श्राप का विश्वास। इनके दिमाग में ये होता है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे को भगवान जी जो है पिटाई करेंगे मेरी। ऐसे इनको जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, ये सब करके। तो इन सब से ये डरते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं 9 to 11 वाले वो वैज्ञानिक सोच रखते हैं अपनी, कि वजह से मैंने आपको बताया सिचुएशन के अकॉर्डिंग और किसी भी चीज़ का तर्क वितर्क के आधार पर ही उसे मानते हैं। फिर पनिशमेंट से बचना, इनका मेन मोटिव होता है कि मेरे को कैसे भी करके पनिशमेंट से बचना है, तो मम्मी पापा जो कह रहे हैं हमें वो करना होगा। लेकिन यहीं पे ये बच्चे होते हैं लोकतांत्रिक होते हैं, समतामूलक सोच होती है इनकी। पनिशमेंट इसलिए दें ताकि सुधार हो। इनके माइंड में ये रहता है कि आपको पनिशमेंट देनी है तो दो, उसका क्या रीज़न है, ताकि बिहेवियर में चेंज आए, अच्छा चेंज आए। फिर कॉपरेशन सिखाना इसमें। ओके, ये दिया था आपके पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम देखेंगे कोलबर्ग ने क्या बोला था मोरल डेवलपमेंट के बारे में। उनकी जो भी 6 स्टेजेस दे रखी थी 3 लेवल्स में, तो उनको अब हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो कोलबर्ग है उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, कितनी स्टेजेस थी, वो सब देखते हैं इसमें। तो कोलबर्ग ने क्या किया था कि बच्चों को ना एक भ्रम वाली कहानियाँ सुनाई थी, जो कहानी मैं भी आपको सुनाऊंगी, मज़ा आएगा आपको भी। मोरल डायलेमा वाली, जिसमें देखो क्या होता है कि एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ को क्या होता है, बहुत एक गंभीर बीमारी हो गई होती है, और उस बीमारी का जो इलाज होता है वो अभी लेटेस्ट ही खोज की होती है एक इंसान ने। और वो, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट होता है, जो भी जिस भी दवाई का आविष्कार करता है उसके पास कॉपीराइट होता है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग अपने जितना भी पैसे में बेचना चाहता है वो बेच सकता है। लेकिन वो आदमी क्या है, अपनी दवाई को 10 गुना ज़्यादा रेट पे बेच रहा होता है, और उस आदमी को अपनी बीवी के लिए वो दवाई खरीदनी होती है। वो अपने रिश्तेदार के पास जाता है, 2000 तक का जो है उसका खर्चा होता है अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए। तो वो अपने रिश्तेदार से जाके कैसे भी पैसे का अरेंजमेंट करता है, और वो 1000 डॉलर लगभग ले लेता है, लेकिन फिर भी 1000 डॉलर उसको कम पड़ रहा होता है। फिर वो जाता है दुकानदार के पास, उसको बोलता है कि मुझे जो है दवाई दे दो कम पैसों में। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने इस दवाई का आविष्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हें इतने सस्ते में अपनी दवाई नहीं दे सकता। तो हस्बैंड के पास अब ये होता है कि अब वो क्या करे, या तो वो चोरी करे और अपनी बीवी को बचा ले, मतलब रात को उसकी दुकान में चोरी करके अपनी बीवी को बचा ले। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों क्या आंसर देंगे, ये था पूरा सिचुएशन कि क्या उसको चोरी करनी चाहिए, अगर उसने चोरी कर ली तो क्या उसने सही किया, अगर चोरी नहीं की तो
क्या उसको कैसे, मतलब एकदम कंफ्यूजिंग वाली कोई सिचुएशन डाल दी बच्चों के सामने, और अलग अलग एज के जो बच्चे हैं उसका अलग अलग आंसर देंगे। अब जो स्टेजेस हैं वो मैं स्टेजेस बनाऊंगी और उसमें मैं आपको इसका एग्जांपल लेके भी बताती हूँ कि क्या सोच सकते हैं बच्चे। पहले देखो कि मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा शब्द जो है इसमें हम येस और नो में बोलते हैं बस कि ये सही है या गलत है, उसका हम येस और नो में आंसर देते हैं कि चोरी करना गलत है, सही है, तो इसमें येस और नो आपने बोल दिया। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग होती है जब आपसे हम पूछें कि चलो ठीक है चोरी करना तो गलत बात है, क्यों, वाई, जब हम इसमें क्यों लगा देते हैं और फिर आप जो उसका आंसर दोगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जो भी आप अपना एक्सप्लेनेशन देते हो वो आपका आ जाता है मोरल रीजनिंग के थ्रू आप दोगे, आप सिचुएशन को देख के आंसर दोगे अपना, तो वो होता है आपका मोरल रीजनिंग। तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड यूज़ होता है ज़्यादातर। उसके बाद जो है कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे जिसमें कि 6 स्टेजेस थी, 1 2 3 लेवल, और इसमें 2 स्टेजेस थी सब में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हो गई और 1 2 3 लेवल हो गए। सबसे पहला जो था प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत अवस्था, ये 4 से लेकर 10 साल के बच्चों की थी, और इसमें जो है वही जो मैंने आपसे जो अभी स्टोरी सुनाई उस स्टोरी वाले क्वेश्चंस किए गए बच्चों से। तो स्टेज 1 होती है इसमें प्री कन्वेंशनल में दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, मीन्स कि अब ये देखो बच्चे क्या है, 4 से 10 साल के बच्चे हैं तो इनकी एज जो है कम है। तो इस एज के बच्चे से क्वेश्चन किया जाता है और फिर वो उसका आंसर किस तरीके से देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको प्याजे में भी दिखाया था कि बच्चा मम्मी पापा की बात मानता है, सेम वही एज यहाँ पे भी है। तो बच्चे जो है दंड से दूर रहने के लिए अभी प्रेरित होते हैं, मतलब उनको पिटाई से डर लगता है, इसलिए वो मम्मी पापा की बात मानते हैं। इनको लगता है कि शक्तिशाली एवं सत्ताधारी व्यक्ति के प्रति सम्मान, सत्ताधारी और शक्तिशाली कौन है बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। नियम को निरपेक्ष एवं निश्चित मानता है, मतलब कि नियम को कोई हम चेंज नहीं कर सकते, पेरेंट्स ने जो बोल दिया हमें वो मानना ही पड़ेगा, इनकी इस फर्स्ट स्टेज में था। दंड और आज्ञा करता है, मतलब दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता रहता है बच्चा। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज दी थी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें है बच्चे को कोई प्रॉफिट चाहिए होता है, लाभ चाहिए होता है, उसके बदले में वो काम करेगा। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन देखो। पारस्परिकता मीन्स कि मैंने तुमको पेंसिल दी, तुम मुझे रबड़ दो, मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी मेरी हेल्प करो, इस वाली सिचुएशन में होते हैं बच्चे यहाँ इस वाली एज में। किसी नैतिक क्रिया का सही और गलत होना इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार व्यक्ति की जो भी ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो रही है। अगर कोई मेरी बुक फाड़ेगा तो मैं भी उसकी बुक फाड़ूंगा, इस एज के बच्चे जो हैं इस लेवल में ये सब सोचते हैं। अब जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई थी हस्बैंड वाइफ वाली, जिसमें वाइफ जो है तबीयत ख़राब होती है और उसके इलाज के लिए क्या अब वो चोरी करें या ना करें, तो देखो इस वाली सिचुएशन में इस फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या बोलेगा, नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात है, माता पिता जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें बोलते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, सब यही सिखाते हैं। तो इस वाली एज के बच्चे बोलेंगे कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। वहीं पे इस वाली एज के जो बच्चे हैं वो क्या आंसर देंगे कि उसको चोरी करनी चाहिए, अगर वो अपनी बीवी से प्यार करता है तो उसको चोरी करके अपनी बीवी को बचाना चाहिए, ये उसका प्रॉफिट है। क्या उसकी बीवी से वो प्यार करता है और उसको अपनी बीवी चाहिए इसलिए वो उसको बचाएगा, ये प्रॉफिट था एक। और फिर इसी में बच्चा ये भी बोल सकता है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और लड़की को पसंद करता है तो फिर उसको चोरी नहीं करनी चाहिए और अपनी बीवी को जो है मरते रहने देना चाहिए। ये इस एज के बच्चे सोच सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे और दोनों में देखेंगे कि प्रॉफिट क्या है। अगर आपको इसको प्रॉफिट चाहिए कि किसी और लड़की से शादी करनी है, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी इसलिए वो अपनी बीवी को मरते हुए छोड़ सकता है, और अगर वो अपनी बीवी से प्यार करता है तो फिर उसको अपनी बीवी को बचाने के लिए चोरी करनी चाहिए। इस एज के बच्चे ऐसे आंसर देते हैं। ओके, और इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। फिर आता है सेकेंड स्टेज जो है कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 ईयर के जो बच्चे हैं उनका परंपरागत स्तर। इसमें भी 2 लेवल होंगे, जो 2 स्टेजेस होंगी, एक थर्ड और एक फोर्थ स्टेज। ठीक है, अब देखो इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, इस एज के जो बच्चे हैं वो गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, इसके लिए वो क्या करेंगे दूसरे की बात को मानते हैं।
अंतर्वैयक्तिक उन्मुखता और संबंध अनुमोदन पाने के लिए अभिप्रेरणा प्रबल, मतलब हमें दूसरे की तारीफ सुनने का शौक होता है। जब आप देखो एज देखो 10 से 13 साल के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप इस एज के बच्चों को ऑब्जर्व करो वो क्या करते हैं। अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो वो काम करेंगे, और अगर आप उसको डांटोगे तो वो नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपसे वो एक शाबाशी पाने के लिए वो ये सब काम करते हैं। सामाजिक प्रत्याशा एवं नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, जो भी समाज में नियम बना रखे हैं ये उसको अच्छे से फॉलो करेगा। अच्छा बनने पर अधिक जोर दिया जाता है, मतलब अब बस दिखाना है दुनिया को कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबकी बात मानता हूँ। समाज में जैसा चल रहा है वैसा करना सोसाइटी के लिए, जैसे देखो इसमें क्या है कि जो सोसाइटी मानती है, जो समाज मानता है उसको ये बच्चा मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा दिखना है दूसरों के सामने। वैसे इसमें बता रखा है कि सती प्रथा के टाइम पे वो बच्चा जो है सती प्रथा को मानेगा। क्यों? क्योंकि समाज में उसको माना जा रहा है। वो इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने विरोध किया तो समाज के लोग उसे बुरा समझेंगे, इसलिए वो लोगों का साथ देने के लिए सती प्रथा को भी मानेगा। अच्छा बनने के लिए देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अच्छा बनने के लिए वो क्या करेगा। अब सरकारी नौकरी हो गई या फिर कोई भी नौकरी हो गई, उसमें सिफारिश करवा देगा अपने फ्रेंड की, कि ये मेरा फ्रेंड है और मैं उसके सामने अच्छा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सिफारिश पे उसकी नौकरी लगवा देता हूँ कहीं पे। वहीं पे आप देखो स्टेज 4 में क्या होगा। स्टेज 4 में यहाँ पे है सत्ता एवं सामाजिक संगठन उन्मुखता। कुछ भी हो इसमें नियम पे फोकस होता है। इस वाली स्टेज पे, स्टेज नंबर 4 में समाज का ऑर्डर सबसे ऊंचा है। जो समाज के ऑर्डर है मतलब ये सामाजिक मीन्स जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं समाज में, जैसे कि ये जो ट्रैफिक रूल्स हो गए, वो किसी निर्णय लेने से पहले संपूर्ण समाज को ध्यान में रखना इस बच्चे का मेन मोटिव होता है कि हम कुछ ऐसा ना करें कि समाज में कुछ अव्यवस्था हो जाए। नियम कानून प्रशासन, जैसे जो आप जैसे संविधान के जो नियम हैं उनको मानने पे ये ज़्यादा बल देता है, जो नियम अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। इसमें अगर आप सरकार के नियम कानून को फॉलो करना, भले ही कुछ भी हो मीन्स कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको सरकार ने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं तो वो उनको मानेगा। अब यहाँ पे वो सिफारिश नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि देखो सिफारिश करना तो बुरी बात होती है ना। आप हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इस वाली स्टेज में उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे वो अच्छा बनने के लिए अपने फ्रेंड की सिफारिश करने के लिए भी रेडी था, लेकिन इस वाली स्टेज में वो सिफारिश करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि वो गलत है। वो जो नियम कानून है वो उसके अगेंस्ट है, इसलिए वो उसको मना करेगा, ओके, ना कि अच्छा बनने की कोशिश करेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है स्टेज, ये लेवल आता है 3, स्टेज 5 सामाजिक। इसमें एज देखो 13 और उससे ज़्यादा एज के बच्चे, ये जो है 25% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, वरना सबकी मानसिकता 4th स्टेज तक ही रह जाती है। इसमें सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इसमें जो है समाज में जो बच्चा है मतलब समाज का तो सम्मान करेगा, लेकिन इसमें इंडिविजुअलिटी पे भी उसका फोकस होता है। कैसे? उन नियमों का पालन करना जो लोकतांत्रिक हो। मीन्स कि एक लोकतांत्रिक नियमों में क्या होता है, जहाँ पे एक इंसान की भी वैल्यू की जाती है। अगर किसी एक इंसान को भी परेशानी हो रही है तो उसके लिए लोकतंत्र में चेंजेस किए जाते हैं ना, सबको अपना बोलने का राइट होता है। तो वैसे ही उन नियमों को मानेगा जो कि लोकतांत्रिक होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करेगा। इसमें उसका मेन फोकस होगा कि सबका जो है कल्याण हो, अन्य लोगों के भिन्न विचारों, मूल्यों, विश्वासों को महत्व देना। नियम एवं कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत उसको पता है कि जो नियम कानून है वो समाज की जो व्यवस्था है उसको ठीक से रखने के लिए हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति के भी जो अधिकार हैं उस पर को भी वो महत्व देगा। भीड़ में जो है सब लोगों को भेड़ चाल में नहीं, बल्कि किसी एक व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अधिकार होगा। और इसमें जो स्टेज 6 है उसमें सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, मीन्स कि इस टाइम पे बच्चे का खुद के एक हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं, हमारी एक मान्यता हो जाती है कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है तो मैं वो करूँगा। किशोर दूसरे के विचारों और नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप जो है व्यवहार करते हैं। मीन्स उनके खुद के जो माइंडसेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। जैसे कि आप ले लो एग्जांपल, डिस्को जाना है। हाँ, कुछ बच्चे के लिए डिस्को जाना जो है एक नॉर्मल बात है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिस्को जाना नॉर्मल बात नहीं है। तो जो बच्चे जा रहे हैं डिस्को में, उनकी
जो उनकी खुद की मानसिकता, उनके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ सही है, और जो नहीं जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो सही है। तो इस स्टेज तक सबकी अपनी खुद के एक वैल्यू होती है कि उसे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और एक तरीके से एक अमूर्त होगा। वो अब भले कोई माने या ना माने, लेकिन उसकी तरफ से अगर उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है तो वो चीज़ करेगा। यह नैतिक तर्क अमूर्त होता है। व्यक्ति अपने आंतरिक मानकों के अनुसार जो भी उसने माइंडसेट अपने बना रखे हैं, जो भी एक्सपीरियंस से उसको लगता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो विचार करेगा। उसको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि समाज के लोग उसका साथ देंगे या नहीं देंगे। जैसे कि मैंने आपको सती प्रथा का बताया था कि जब किसी को लग रहा है कि सती प्रथा जो है वो गलत है तो वो आवाज़ उठाएगा। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए या फिर भगत सिंह हो गए, जो भी हैं, उनको अगर ये चीज़ लगती है गलत है तो वो इसके अगेंस्ट अपनी बात रखेंगे। जैसे कि आपके जितने भी लीडर्स हो गए हमारे, जिन्होंने हमें फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं जिनको, उन्होंने जो भी काम किए वो इस वाली स्टेज तक वो पहुँचे थे। और देखो कितने कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, 1% तक लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं। तो उन लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें थीं जिसका कि उन्होंने पूरे सोसाइटी से, समाज से, ब्रिटिश रूल से अलग हट के सोचा और फिर आज़ादी में अपना सहयोग दिया। तो ये था आपका पूरा ये कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताना। इसी पैटर्न में, मतलब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, सेम इसी पे आपके क्वेश्चन आएंगे, वो बस थोड़े प्रैक्टिकल होंगे। तो आपको इस जो भी एग्जांपल्स दिए मैंने उसको ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर हमसे निकल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा शेयर करना, बताना आपको समझ में आया। ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको। ओके, थैंक यू।